हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन फोर्स लव विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आप लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। इसका जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग जो है ना वांगडी के साथ एक पार्टी में जाता है। वहाँ पर जो रोज़ी थी उसने वी जिंग की ड्रिंक में कुछ मिलाया था या बोले कि उसे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइन दी थी, जिससे वी जिंग बहुत ही अलग अलग हरकतें कर रहा था। और जिसके बाद वांग जी वीइंग को ढूंढने के लिए भी गया था, क्योंकि वीइंग को जो मिस्टर ली थे वो ले गए थे उसके साथ कुछ गलत करने के लिए। बट वहाँ पे हमारे वीइंग ने उसके साथ गलत कर दिया। ड्रंक होने के बाद वीइंग बिल्कुल ही जो है ना वो डिफरेंट पर्सन बन गया। उसको बहुत मारा, उसके बालों को खींच दिया एंड उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी बना दिए थे। वांग जी के साथ वो जब नीचे आया तब उसने फिर से वहाँ पर सबके सामने वांग जी की बेइज्जती की। एंड वांग जी को वो वापस से जब घर लेके आया, यानी वांग जी के साथ घर आया, तो उसने फिर से वांग जी के साथ गेम खेला एंड वांग जी का बेचारा का कच्चा कच्चा छोड़ दिया। बाकी सारे कपड़े उतरवा दिए बेचारे हमारे वांग जी की। एंड उसके बाद वांग जी जो वीजिंग था वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी देर मतलब वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और जब वांग जी वीजिंग से वेडिंग के लिए बोलता है तो वीजिंग भी रेडी हो जाता है। बट वेडिंग वाले दिन कुछ ऐसा होता है जो वांग जी ने कभी नहीं सोचा था। वेडिंग रूम से विहिंग गायब था, जहाँ पर उसे रेडी करने के लिए बोला गया था। वांग जी गायब था, विहिंग गायब हो गया था। और वहाँ पे एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था, आई एम सॉरी लैन वांग जी, मेरी फैमिली का ख्याल रखना। बट अब ये सब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर। इसके बाद वो गायब हो गया था, कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इसे एक मैसेज रिसीव होता है 2 दिन के बाद विकिंग के गायब होने की, कि अगर आप चाहते हो विकिंग को ढूंढना तो आप यहाँ पर आ जाइए, आपको आपका विकिंग मिल जाएगा। अगर आप नहीं आए तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुरंत ही बाद वांग जी निकल चुका था। लायन सेजन परेशान थे कि वो क्या करे। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी कार में था और वो ड्राइव कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ड्राइव कर रहा था। वांग जी को जो एड्रेस दिया गया था, वांग जी पूरे 3 घंटे ड्राइव करता है और उसके बाद आ जाता है। वो एक फॉरेस्ट एरिया था, जंगल के बीच में जो हिल्स थी वहाँ पर वो एरिया था। वांग जी वहाँ पर आता है, कार को रोक देता है और उसके बाद फिर वांग जी के फ़ोन में एक मैसेज आता है, यहाँ से तुम अपने जो भी हथियार हैं वो यहाँ पे नीचे रख दो और कोई भी हथियार लेकर आने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा हो जाएगा और तुम्हारा वो प्यारा सा विंग भी तुम्हें नहीं मिलेगा। और ये सुनने के मतलब मैसेज देखने के बाद तो वांग जी डर गया था, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, अपने साथ कुछ भी होने दे सकता है बट विंग के साथ नहीं। इसलिए वांग जी ने चुपचाप अपने सारे गन्स वगैरह जो भी थी वो वहीं पे रख दी थी। और इसके बाद वांग जी आगे बढ़ रहा था। वांग जी काफ़ी दूर आगे आता है। आगे आने के बाद उसे दिखता है एक घर। हाँ, घर था वहाँ पे, या आप बोले कि पुराना सा कुछ। वांग जी बस उसकी ओर आगे बढ़ता है। वांग जी को वहाँ पर 2 गार्ड दिखाई देते हैं। जैसे ही वांग जी उन गार्ड्स के पास जाता है वो देखते हैं और बोलते हैं, ओह क्या बात है, आज माफिया किंग लैन वांग जी हमारे इशारों पे। वांग जी उसे घूर के देखता है बट उन लोगों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो वांग जी को चेक करते हैं अच्छे से, वांग जी के पास कोई गन वगैरह तो नहीं है। वो सब कुछ चेक कर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं, नहीं है, क्या बात है, जो माफिया किंग अपने साथ इतने सारे गन्स इतने सारे लोग लेके चलता है, आज बिल्कुल खाली हाथ है। देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। तुमने बहुत परेशान किया है हमें और हमारे बॉस को, आज देखना तुम क्या हाल होता है तुम्हारा। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो लोग वांग जी को लेके जाना शुरू करते हैं। वांग जी को अंदर लाया जाता है। बिल्कुल डार्क था। वांग जी आकर खड़ा हो चुका था। ये एक बहुत ही खंडर टाइप की सी जगह थी और बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, गार्ड्स थे, लगभग 100 के अराउंड वहाँ पर गार्ड्स थे। सबके हाथों में गन्स थी और बहुत ही बोल सकते फाइटर्स थे सबके सब। वांग जी वहाँ पर अकेला था, बिना किसी हथियार के। वांग जी आकर खड़ा हो चुका था और वांग जी जो है ना वो बोलता है, कहाँ है वीजिंग और तुम लोग कौन हो। ये सुनने के बाद जो एक गार्ड था वो बोलता, शट अप, तुम बोलने की हालत में नहीं हो। क्या नाम है तुम्हारा? माफिया किंग। ओह अच्छा ऐसा है, तुम पे माफिया किंग का टाइटल सूट नहीं करता। अब माफिया किंग हमारे बॉस बनेंगे, तुम यूजलेस हो। वांग जी गुस्से में उसे घूर के देखता है और जब वांग जी उसे घूर के देखता है तो वो गार्ड 1 सेकंड के लिए डर जाता है और थोड़ा पीछे हो जाता है। ये देख के वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, तुम लोगों को एक बात पता है,
मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तब भी तुम लोग मेरे से ऐसे डर रहे हो। यही यही कारण है कि मैं माफिया किंग हूँ और तुम लोग लूजर्स हो। और ये सुनने के बाद ही वहां पे एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि किसी और की नहीं, वी यिंग की थी। वी यिंग जोर से चिल्लाता है और बोलता नहीं प्लीज। और ये सुनने के बाद वांग जी एकदम सहम जाता है, क्योंकि वी यिंग बहुत बुरी तरह से दर्द में चिल्लाया था। हम देखते हैं दूसरी ओर एक पर्सन को, जिसके फेस पे मास्क लगा हुआ था और उसने किसी को पकड़ा हुआ था हेयर से, और वो उसे लेके आ रहा था, जो कोई और नहीं वीजिंग था। वीजिंग को लाकर वहां से खड़ा किया जाता है। सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हुआ था वो इंसान और बोलता है, लैंड वांग जी, क्या बात है, देखो तो आज कौन आया है यहाँ पे, द ग्रेट माफिया किंग लैंड वांग जी, देखो तो सही। हाँ, और ये कौन है, ओ माय गॉड, ये देखो लैंड वांग जी, क्या ये तुम्हारा ग्रूम है, शादी करने वाले थे ना इससे, देखो ओ कितनी गलत बात है, देखो इसे कैसे रो रहा है, देखो। एंड वो वीजिंग के फेस को पिंच करता है, वीजिंग जोर से चिल्लाता है। एंड वांग जी बोलता है, तुम जो भी हो छोड़ दो उसे, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा, ना ही तो तुम मर पाओगे और ना ही तुम जी पाओगे। ये सुनने के बाद वो इंसान हंसता है और बोलता, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एंड वांग जी, तुम यहाँ मेरे जाल में फंसे हुए हो और तुम बोल रहे हो कि मैं, ओह सच में तुम में इतनी ब्रेवरी आती कहाँ से है? तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है यही मुझे तोड़ना है। वीजिंग देखता है और बोलता है, लैंसन लैंसन प्लीज प्लीज हेल्प मी। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता, वी तुम वहां से यहाँ कैसे आए? वीजिंग बोलता है, वो मैं। एंड इससे पहले कि वीजिंग कुछ बोल पाता, तुरंत ही वीजिंग के फेस पर टेप लगा दी जाती है। जो इंसान वहां पर खड़ा हुआ था वो बोलता है, शट अप, तुम्हें पता है ये यहाँ वहां से कैसे आया? ये भाग गया था और हमने इसे पकड़ लिया। ओह माय गॉड, हम कितने ज्यादा चालाक है ना, है ना? सच में तुम्हारी कमजोरी यही थी ना? इतने साल हो गए हमें तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं मिली, और अब जाके हमें तुम्हारी एक कमजोरी मिली है, जो कि ये लड़का है। ओह माय गॉड, हमें पता नहीं था। द माफिया किंग लैंड वांगजी, इसकी आज तक कोई कमजोरी नहीं है, उसकी कमजोरी है ये प्यारा सा बॉय, देखो ना इसे कैसे तड़पड़ा रहा है। वैसे मुझे अकेला सिर्फ तुमसे ही काम नहीं था, तुम्हारा वो भाई, क्या नाम, जेवुजुन, हाँ वो भी तो गैंगस्टर है, माफिया किंग है ना? उसका भी इंतजाम मेरे पास अच्छे से है। तुम दोनों भाइयों ने मिलके हमारे लोगों को, हमारे सामान को, हमारा पूरा बिजनेस तुम लोगों ने डुबा दिया, तो तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हम? फिर वो देखता है, गार्ड्स को इशारा करता है और बोलता है, जाओ उसे भी लेके आओ। एंड तुरंत ही वहां पे जियांग चेंग को लाया जाता है। जियांग चेंग बेहोश था और वांग जी जो है ना वो बोलता है, चेंग, और जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो बोलता है, चेक चेक, वीजिंग बोलता है, नहीं नहीं, अपने मन में ही वो बोल रहा था, क्योंकि उसके माउथ पे टेप लगी हुई थी, वैसे तो वो बोल नहीं सकता था, इसीलिए वीजिंग बोलता, मेरा भाई ये सब क्या हो रहा है, किस किस मुसीबत की घड़ी में फंस गया हूँ मैंने मैंने क्यों ही वहां से भागने का सोचा, मैं क्या करूं? वहीं पर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद बोलता है, तुम्हें जो भी है, तुम जो भी करना है मेरे साथ करो, इन्हें जाने दो, इन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज इन्हें जाने दो। ये सुनने के बाद जो इंसान था वहां पर खड़ा हुआ वो बोलता है, बिल्कुल नहीं, इसे कैसे जाने दो, यही तो चाबी है, इसी की वजह से तो तुम काबू भी आओगे। यही यही एक चीज़ है जिसकी वजह से आज तुम तड़पड़ा रहे हो ऐसे। अगर मैं इसे ही छोड़ दूंगा तो फिर तुम ऐसे तड़पोगे कैसे? अभी तो देखना मैं क्या करता हूँ। वो अपने गार्ड्स को देखता है और बोलता है, भरना शुरू करो इसे। इसके तुरंत ही बाद जो गार्ड्स थे तीन वो आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ में जो गन्स थी बड़ी बड़ी उन्होंने लेके रखी थी, वो वांग जी के पैरों पर मारते हैं और वांग जी नीचे गिर जाता है। वांग जी उसे गुस्से में देखता और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे बहुत ही जोर से दबाता है गर्दन को। पर तभी जो वहां पर खड़ा हुआ पर्सन था वो बोलता है, लैन वांग जी स्टॉप, अगर तुमने मेरे कार्ड को हाथ भी लगाया ना तो उसके बाद तुम्हारा ये प्यारा फियोंसे मेरे हाथों से मरेगा। जितना दर्द तुम मेरे कार्ड को दोगे उतना दर्द मैं तुम्हारे इस फियोंसे को दूंगा। तो मेरे कार्ड्स को हाथ मत लगाना। और ये बोल के वो वीजिंग की गर्दन पकड़ लेता है और उसे प्रेस करता है और वीजिंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वांग जी तुरंत ही उस गार्ड को छोड़ देता है, पता नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, प्लीज वीजिंग को कुछ मत करना, प्लीज उसे छोड़ दो। ये सुनने के बाद जो वहां पर खड़ा हुआ इंसान था वो बोलता है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, तुम, मजा आ रहा है मुझे तुम्हें ऐसे देख के यार, क्या सुकून मिल रहा है मुझे। फिर वो अपने गार्ड्स को बोलता है, इसे मारो, इतना मारो कि ये अपने पैरों पर खड़ा न रह पाए। मेरे मेरे सामने से घुटनों पे लेके आओ, क्योंकि ये मेरा बड़ी दिली तमन्ना थी इसे अपने घुटनों पे देखना। और अगर लैन वांग जी तुमने
एक भी मेरे गार्ड को हाथ लगाया तो तुम्हारा इस प्यारे विजिंग का हाल मैं बहुत बुरा करूंगा। ये बोल के वो तुरंत ही विजिंग को धक्का देता है और विजिंग नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। और उसके बाद वैन जॉ विजिंग के पास बैठता है और बोलता है, देखा तुमने, तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारे नहीं, तुम तो उसे कुछ मानते नहीं हो, अगर मानते होते तो भागते नहीं वहां से। देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ, तुम्हें मज़ा आ रहा होगा ना। वैसे मुझे पता है तुम्हें उसने फोर्स किया है ना अपने साथ शादी करने के लिए, हम अच्छे से जानते हैं। तो देखो देखो एंजॉय करो उसका हाल क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, ओह चलो कार्ड्स जल्दी करो, मारना शुरू करो उसे। और उसके बाद वो वीइंग के फेस से जो चेहरे पे टेप लगी हुई थी उसे भी हटा देता है। और वो हटने के साथ ही वीइंग जोर से चिल्लाता है और बोलता है, लहसन। हम देखते हैं दूसरे और वांग जी को। वांग जी बस खड़ा हुआ था वहां पे। इसके बाद जो गार्ड्स थे वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वांग जी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। उसके पैरों पर चोट लग रही थी और वी जिंग देख रहा था। वी जिंग को अब गिल्टी फील हो रहा था। वी जिंग बोलता, नहीं प्लीज प्लीज उसे मत मारो, प्लीज उसे मत मारो। बट वो लोग सुनने वाले थे बिल्कुल नहीं। एंड वांग जी के पैरों पर वो लोग 2 से 3 बार मारते हैं, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत पेन होता है एंड वांग जी नीचे गिर जाता है। वांग जी बस उन लोगों को देख रहा था, उन लोगों को बिल्कुल भी मार नहीं रहा था। वांग जी के घुटनों से ब्लड निकलने लगता है क्योंकि वहां पर उन लोगों ने जो गन्स थी उनसे 2 से 3 बार मारा था, जिस वजह से ब्लीडिंग होने लगी थी वांग जी को। वांग जी बस उन्हें देख रहा था। अगर ये नॉर्मल वांग जी होता, अगर वीजिंग जहाँ पे नहीं होता तो अब तक ये लोग मर चुके होते। पर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। वीजिंग चिल्लाते हुए बोलता, नहीं प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो, उसके साथ मत करो ऐसा, प्लीज प्लीज मत करो। बट वो लोग बिल्कुल सुनने वाले थे नहीं। वांग जी बस देखता है और बोलता, तुम जो भी हो मेरे वीजिंग को हाथ मत लगाना, वरना तुम लोगों को रिग्रेट होगा। और ये बोलते ही वांग जी के फेस पे एक गार्ड जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से वांग जी की माउथ से ब्लड निकलने लगता है और वांग जी नीचे गिर जाता है। वांग जी नीचे गिरा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी पर चोट लग चुकी थी क्योंकि उसे गार्ड्स ने बहुत बुरी तरह से मारा था। इसके बाद जो पर्सन था वहां पर खड़ा हुआ वो बोलता है, ओ माय गॉड लन वांग जी, तुम इतने में हार मान गई तो तुम माफिया किंग हो ना, उठो उठो, देखो अभी तो मैं तुम्हारे इस प्यारे फियोंसे का क्या करता हूँ। ये बोलकर वो वीजिंग के फेस को पिंच करता है। वीजिंग बोलता है, नहीं छोड़ो प्लीज, उसे उसे छोड़ दो। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद सामने की ओर देखता है। उस पर्सन ने वीइंग के फेस को पकड़ा हुआ था और वो बोल रहा था, देखो उसे, देखो तुम्हारी वजह से उसका क्या हाल हो रहा है, देखो। एंड ये बोलकर वो वीइंग को आगे की ओर करता है। और अभी वो लोग ऊपर थे सीढ़ियों से, तो वहाँ पर वो खड़े हुए थे एंड वांग जी नीचे था, फ्लोर जो नीचे होल होता है वहाँ पे था। और वीजिंग को दिखाया जाता है। वीजिंग की मतलब एकदम रूह कांप जाती है वांग जी को इतने बुरे हालातों में देखकर। जिस इंसान को उसने हमेशा रफ टफ देखा था, आज वो खून से लथपथ नीचे गिरा हुआ था। उसके सर पे खून लगा हुआ था, उसके पैरों पर चोट लगी हुई थी, उसकी बॉडी पर कपड़े जो थे ना वो फट गए थे और बहुत बुरी हालत थी। वीजिंग वांग जी को ऐसे देख के अपने मन में बोलता है, मैंने मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वीजिंग बोलता है, नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। वांग जी देखता है वीजिंग की और उसके बाद बोलता है, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, बट उसे छोड़ दो प्लीज, उसे जाने दो। ये सुनने के बाद वो इंसान बोलता है, ओह रियली, तुम्हें लगता है इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूं? लैन वांग जी, तुमने मेरी पूरी तरह से चीज़ों को बर्बाद कर दिया, मेरे बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी इजीली तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, तुमने मुझे जितना टॉर्चर किया था उससे कई ज़्यादा तुम्हें टॉर्चर करूंगा मैं। वांग जी अपने मन में बोलता है, जब तक इसके पास फीलिंग है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और मैंने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने कुछ भी एक्शन लिया तो ये लोग वीइंग को हर्ट कर सकते हैं और मैं अपने साथ कुछ भी होने दे सकता हूँ, बट वीइंग के साथ नहीं। वांग जी ये बोलकर उठता है, उसके बाद देखता हुआ बोलता, कौन हो तुम? ये सुनने के बाद जो पर्सन था वो स्माइल करता है और बोलता, तुम मुझे देखना चाहते हो? ऑफ कोर्स। और ये बोल के तुरंत ही वो अपने फेस पर जो मास्क था उसे हटा देता है और बोलता, देखो मुझे। और वांग जी देखता है और फिर इसके बाद वो हंसते हुए बोलता है, ओह माय गॉड वैन चाओ, तुम, मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, तुम हाथ नहीं आए। और तुम सच में तुम यही डिजर्व करते हो, छुप कर वार करना। अगर तुम सच में मुझसे बदला लेना चाहते तो मुझसे लेते, ऐसे किसी इंसान को बंदी बना के नहीं। क्या मैंने आज तक कुछ ऐसा किया है? मैंने तो किसी इंसान को कैद करके तुमसे बदला नहीं लिया, तुमसे ही बदला लिया है मैंने। वैन चाओ बोलता, शट अप। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल है। क्योंकि वैन चाओ के फेस के ऊपर एक बहुत बड़ा सा कट था, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरा लग रहा था। या कहीं कि उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, फेस बहुत गंदा लग रहा था। स्टिचेस के निशान थे उसके फेस के ऊपर, चिक्स से उसका गाल बिल्कुल फट गया था एंड वहां पर स्टिचेस के निशान थे, जिससे वो बहुत ही भद्दा लग रहा था।
वी यिंग देखता है उसे और उसके बाद उसे भी रिमेंबर होता है कि ये वही इंसान है, हाँ, जिसे उस दिन वी यिंग ने भगाया था। वी यिंग उसे देखता है और बोलता तो तुम, तो वो वैन चाओ वी यिंग का फेस पकड़ता है और बोलता हाँ मैं क्यों, तुम ही तो थे ना मुझे भगाने वाले, थैंक यू सो मच, तुमने उसकी गैस से मुझे भगा दिया। इसने मुझे पकड़ने की कोशिश की बट मैं फिर भी हाथ नहीं आया, तुम्हारी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे डैड की कंपनी ने, जिस कंपनी को मेरे डैड स्पॉन्सर करते थे, तुम वहाँ पे एजेंट थे, तुम्हें तो पता भी नहीं है बेवकूफ़, तुम्हारी वजह से हमें कितना प्रॉफिट हुआ। हमने न जाने कितनी ही बार लैन वांग जी के डॉक्यूमेंट्स को चोरी करवाया है तुमसे, तुम जानते तक नहीं थे। तुम्हें लगता था तुम सीक्रेट एजेंट हो बट तुम बेवकूफ़ थे, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो काम लीगल है इनलीगल है। तुम्हें लगता था वो काम सरकार के लिए होता है बट नहीं, ये सब झूठ था। मेरे ही डैड ने उस कंपनी को बनाया था ताकि वो ऐसे ही दूसरों के यहाँ लोगों को भेज के उनके यहाँ से सीक्रेट चीज़ें चोरी करवा सके और हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके, और तुम लोग बेवकूफ़ सच में उन इन्फॉर्मेशन को चोरी भी करते थे। इससे हमें बड़ा फ़ायदा होता था बट देखो ना, तुम मेरे लिए बहुत काम आई, तुम्हारी वजह से आज द लैन वांगजी माफिया किंग, जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो हमारे सामने है। और रुको, अभी तो एक और इंसान आता होगा, जेवुजुन, या वो भी तो काम का है ना, क्योंकि वो भी तो गैंगस्टर है। लैन वांगजी, तुम्हारी पूरी फैमिली को मारूंगा मैं, जैसे तुमने मुझे टॉर्चर किया था, तुम्हारी आंखों के सामने पूरी फैमिली को तड़पाऊंगा। और तभी डोर ओपन होता है और लैन सेचन अंदर आते हैं। हम देखते हैं जियांग चैंग को। जियांग चैंग इतनी आवाज़ों के कारण उठ जाता है और बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जियांग चैंग उठता है, चारों तरफ देखता है। वीइंग बोलता चैंग, एंड जो वैन चाओ था उसने वीइंग को छोड़ दिया था। वीइंग धीरे धीरे करके, क्योंकि उसे भी चोटें लगी हुई थी, वीइंग स्लोली स्लोली करके जियांग चैंग के पास आता है और बोलता है चैंग चैंग तुम ठीक हो। जियांग चैंग बोलता है वीइंग तुम ठीक हो, ओह माय गॉड, तो तुम चोट लगी हुई है। वीइंग बोलता है मैं ठीक हूँ। जियांग चैंग बोलता है वीइंग क्या हुआ, तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम दिमाग खराब था, तुम शादी से भाग गए। वीइंग बोलता मैं भागना नहीं चाहता था, मैं क्या करता। जियांग चैंग बोलता वीइंग मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम जानते भी हो तुमने क्या कर दिया। विजय बोलता हाँ, बट तभी जियांग चैंग को आवाज़ आती है लैन सेचन की, जो बोल रहे थे चैंग कहाँ पर हो तुम। और ये आवाज़ सुनते ही जियांग चैंग बोलता वो सेचन, सेचन यहाँ पे क्या कर रहा है। वीजिंग बोलता है ये इंसान हमें यहाँ पर पकड़ के लेके आया है ताकि ये वांग जी और उसके भाई से बदला ले सके। वीजिंग बोलता है हाँ चैंग देखो, वो देखो। ये हम देखते हैं लैन सेचन को। लैन सेचन तुरंत ही जैसे आगे आते हैं वो देखते हैं वांग जी को, जो अपने घुटनों के बल नीचे बैठा हुआ था और उसके काफ़ी जगह चोट लगी हुई थी। लैन सेचन तुरंत ही वांग जी के पास आते हैं और बोलते वांग जी बोलते काका आप यहाँ पे क्यों आई। लैन सेचन बोलता है वांग जी तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था, तुम्हारी कार को मैं ड्रेस करवा रहा था, बट तभी मुझे भी एक कॉल आया और उसमें मुझे बताया गया अगर मैं जियांग चैंग को चाहता हूँ सही सलामत देखना तो मुझे इस एड्रेस पर आना होगा। इसके बाद मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि वो एड्रेस सेम वहीं का है जहाँ पर तुम्हारी कार का लास्ट लोकेशन सीन हुआ है। मैं समझ गया वांग जी कुछ तो गड़बड़ है और मैं यहाँ पे आ गया। वांग जी बोलते काका ये इंसान वैन चाओ है। ये सुनने के बाद जेबुजुन बोलता है हाँ मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया था क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है। वैन चाओ बोलता है वाह क्या बात है, देखो दोनों माफिया किंग्स कैसे बैठे हुए हैं, अभी तो देखना तुम्हारा हाल भी बुरा करूंगा मैं जेबुजुन। और ये बोल के तुरंत ही वो अपने गार्ड को इशारा करता है और बोलता है इसे भी मारना शुरू करो। और इससे पहले कि जेबुजुन को कोई भी गार्ड मार पाता, जेबुजुन बोलता है वैन चाओ अगर तुमने हाथ भी लगाया किसी इंसान को, मेरे भाई या फिर वीइंग या जियांग चैंग को, तो तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगा। जेबुजुन के ये सुनने के बाद वैन चाओ जोर जोर से हंसता है और बोलता है माय गॉड, तुम्हें ऐसा लगता है सच में जेबुजुन, देखो तुम्हारे भाई का हाल, वो देखो कैसे तड़पड़ा रहा है। और तुम्हें क्या लगता है तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं छोड़ दूंगा तुम लोगों को, बिल्कुल नहीं। तभी वो जियांग चैंग को पकड़ता है और उसके बाद आगे लाता है। वीजिंग बोलता छोड़ो मेरे भाई को, लेकिन जो बोल सकते हैं वैन चाओ था वो धक्का देता है वीजिंग को, जिस वजह से वीजिंग नीचे गिर जाता है और वीजिंग को चोट भी लग जाती है, उसके हाथों पर कट लग जाता है। वीजिंग देखता है जियांग चैंग को। वैन चाओ आगे करता है और बोलता है देखो अगर तुमने कुछ भी किया ना तो तुम्हारे इस जियांग चैंग का मैं क्या हल करता हूँ। वैसे कितनी कमाल की बात हो गई ना, मुझे दोनों भाइयों की कमज़ोरी पता चल गई। और इसके बाद वो अपनी गन निकालता है और जियांग चैंग के सर पे रखता है और बोलता है अगर तुमने एक भी मेरे कार्ड को हाथ लगाया, जितना दर्द तुम मेरे कार्ड को दोगे उतना ही दर्द मैं तुम्हारे इस प्यारे लवर को दूंगा। और ये बोल के वो तुरंत ही जो गन थी उसके ट्रिगर को प्रेस करता है और ये देख के जेवुजुन डर जाते हैं और बोलते नहीं प्लीज़ उसे छूना मत। ये सुनने के बाद तो जो
वैन चाओ था वो ज़ोर-ज़ोर से हँसता है और बोलता है, ओह माय गॉड! देखो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। अभी देखना तुम क्या हाल करता हूँ मैं तुम्हारा। इसके बाद गार्ड्स को इशारा किया जाता है और जो गार्ड्स थे वो तुरंत ही ज़ेबुज़ुन को मारना शुरू करते हैं। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसकर बंद कर लेता है और वो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी बोलता है, अगर मैं और गगे होते तो हम कुछ कर भी सकते थे। अगर हमने कुछ भी एक्शन लिया तो इसकी वजह से वी जिंग या फिर जांग चैंग को कुछ हो सकता है, जिस वजह से हम इन्हें मार भी नहीं सकते हैं। लैन सिचन को भी बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। उसके बाद वो भी नीचे गिरे हुए थे। वांग जी उनके पास आकर बोलता, गगा आप ठीक है? लैन सिचन बोलते, हाँ मैं ठीक हूँ वांग जी। लैन सिचन को उठने में वांग जी हेल्प करता है। लैन सिचन बोलते, वांग जी मैंने यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया हूँ, मैंने गार्ड को इन्फॉर्म किया है, बस थोड़ी ही देर इन्हें बिजी रखो, हमारे गार्ड्स यहाँ पर आते ही होंगे। वांग जी बोलता है, ओके गगा। इसके तुरंत ही बाद जो ज़ेबुज़ुन थे वो बोलते हैं, तुम एक नंबर के कायर इंसान हो, तुम इनका सहारा ले रहे हो हमें हर्ट करने के लिए, पर देख लेना तुम्हारा क्या हाल होता है। लायन सिचन जो है ना वो वांग जी को देखते हैं और अपने मन में बोलते हैं, अगर यहाँ पे वांग जी और मैं होते तो एक एक को अब तक हमने मार दिया होता, पर यहाँ पर वीजिंग और जियांग चैंग है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग वांग जी को देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारा ये हाल है। वांग जी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलता वीजिंग से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट था वीजिंग के इन सब चीज़ों की वजह से। वांग जी बस अब कुछ नहीं करना चाहता था। जो वैन चाओ था वो देखता है और बोलता है, ओह माय गॉड क्या बात है, तुम्हें पता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तो इंजॉइंग लगता है सब कुछ। देखो तुम्हारा ये प्यारा फियोंसे कैसे गिड़गिड़ा रहा है, इसे रिग्रेट हो रहा है वहाँ से भागने के लिए, बट अब ये रिग्रेट करके भी क्या करे, सब कुछ तो हो चुका है। और तुम्हें एक और बात बताऊँ, मुझे ना बहुत मज़ा आता है तुम्हें ऐसे देख के लैन वांग जी, तुम कितने अच्छे लगते हो ऐसे तड़पते हुए। अभी तो और भी चीज़ें बाकी हैं, देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। वांग जी बस देख रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर अभी ये वैन चाव अकेला होता ना तो वांग जी उसके दो टुकड़े कर देता, बट फिलहाल उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, वो बस सब देखता जा रहा था। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। वैन चाओ चेयर पर बैठा हुआ था और वी जिंग जियांग चैंग दोनों उसके सामने साइड में नीचे घुटनों के बल थे, और वांग जी और जो बोल सकते हैं जेबुजुन थे उन्हें वहां पर खड़ा किया गया था। वैन चाओ देखता और बोलता, मज़ा नहीं आ रहा, चलो एक काम करो, इनके ऊपर जो नमक होता है ना वो डालो, इनके जख्मों पर नमक लगाया जाए, इसने भी तो मेरे जख्मों पर नमक लगाया था ना, तो देखो अब कैसे मैं करता हूँ। वो अपने गार्ड को इशारा करता है और बोलता, जाओ सॉल्ट लेके आओ। इसके तुरंत ही बाद गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। और जब वीजिंग ये सुनता है वो बोलता, नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। वीजिंग वैन चाओ को देखता है और बोलता, नहीं नहीं प्लीज़ उनको छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें छोड़ दो। वैन चाओ देखता है और बोलता है, ओह माय गॉड ऐसा क्या है तुम में कि लैन वांग जी माफिया किंग तुम्हारे पीछे पागल है। देखो ना वो अपनी जान की भी फिक्र नहीं कर रहा, और अब विजिंग को रिग्रेट हो रहा था। विजिंग को समझ आ रहा था कि वांग जी उससे कितना प्यार करता है, कि उसकी वजह से अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहा है। कितना बुरा है, विजिंग अपने आप से नफरत कर रहा था उसी की वजह से, देखो आज क्या हाल है उसका। विजिंग बस कुछ नहीं सोच पा रहा था। जब जो वैन चाओ था वो देखता है वीजिंग को, और उसके बाद वो वीजिंग के फेस को देखता है, वीजिंग को पूरी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक नोटिस करता है, और वो बोलता है, ओह माय गॉड क्या बात है, लैन सिजन और जेबुजुन क्या बात है, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। सच में तुम लोग आखिरकार इन पे फिदा क्यों नहीं होंगे। देखो इनको कितने ज़्यादा हैंडसम, आई मीन कितना ज़्यादा प्रिटी है ये बॉय, मुझे इसके साथ एंजॉय करना है। एंड ये सुनते ही जो वांग जी को एक इंसान मार रहा था, मतलब पंच करने वाला था, तुरंत ही वांग जी उसके पंच को पकड़ लेता है और देखता है वैन चाओ को घूर के। वैन चाओ बोलता है, ये बॉय बहुत ही क्यूट है, मैंने कभी बॉयज़ के साथ ऐसा नहीं ट्राई नहीं किया है। ओह माय गॉड ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कितना अच्छा होगा ना लैन वांग जी, तुम्हारे फियोंसे के साथ, तुम्हारे लवर के साथ मैं नाइट स्पेंड करूं, चलो यही करते हैं। और वो विजिंग को पकड़ता है, उसके बाद उठाता है और विजिंग के फेस को टच करता है और बोलता है, देखो इसे कितना सॉफ्ट है ये और कितना ज़्यादा अमेजिंग, मैं इसके साथ ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे इसे टच करना है, इसे छूना है, इसे देखना है। ओह माय गॉड इसकी स्किन कितनी अच्छी है। और ये बोलकर वो विजिंग के फेस को टच करता है। जियांग चेंग तुरंत ही आता है और बोलता है, छोड़ो मेरे भाई को, और वो वैन चाओ के हाथों से विजिंग को छुड़वा लेता है। जियांग चेंग को वैन चाओ घूर के देखता है और बोलता है, ओह लिटिल बॉय तुम भी बहुत प्यारे हो, बट पहले मैं इसके साथ अपनी नाइट को स्पेंड कर लूँ,
इससे टेस्ट कर लूँ, उसके बाद तुम्हें भी करूँगा क्योंकि तुम भी काफ़ी हद तक खूबसूरत हो। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है, तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा मैं। ये सुनकर वैन चाओ बोलता है, ओह माय गॉड, ऐसी फालतू की बातें शोभा नहीं देती हैं, ओके? तो बकवास मत करो और मुझे इसके साथ अच्छे से एंजॉय करने दो। ये बोलकर वैन चाओ तुरंत ही वीइंग के हेयर से ग्रैब करता है और वीइंग को अपनी क्लोज करता है। वो वीइंग की कमर को पकड़ता है। वीइंग को डिस्गस्टिंग फील होता है। वीइंग बोलता है, छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ो। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? हाँ, देखो तुम कितने सुंदर हो, तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और तुम्हें ऐसे टच करने में मज़ा आ रहा है मुझे। वीजिंग उसे देख रहा था डिस्गस्टिंग आईज से। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था और वो बस देख रहा था। जो वैन चाओ था वो वीजिंग को पकड़ता है उसकी कमर से और अपनी क्लोज करता है और वीजिंग का जो फेस था वो वांगजी की ओर करता है जो वहीं पर था और उसके जो जख्म थे उन पर एक इंसान आई मीन जो गार्ड था वो आके सॉल्ट डाल देता है और वांगजी को दर्द होता है इससे बहुत भयंकर। वैन चाओ बोलता है, देखो अगर तुमने लिटिल बॉय अपने दिमाग को चलाया या मुझे रिफ्यूज़ किया तो देख लेना तुम मुझे सर्व करोगे आज, तुम खुद खुद से सब कुछ करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उस लायन वांगजी को शूट कर दूंगा मैं। अगर तुमने जरा से भी भागने की या खुद को बचाने की कोशिश की तो उस इंसान को, उस लायन वांगजी को 1 सेकंड नहीं लगेगा, मुझे गन से उड़ा दूंगा, उसके सर पे मारूंगा। वीजिंग डरते हुए देखता है, मतलब नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना। वैन चाओ बोलता है, वेरी गुड, तो इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ चुपचाप करके वो करो जो मैं तुमसे करने के लिए बोल रहा हूँ, ओके? आज तुम खुद मुझे सर्व करोगे, चलो मेरे साथ। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है एक रूम की ओर। वांग जी बोलता है, वैन चाओ उसे छोड़ दो वरना तुम्हारा हाल बुरा करूंगा। वैन चाओ बोलता, शट अप एंड देखना तुम मैं तुम्हारे इस लिटिल फियोंसे का क्या करता हूँ। इसे अच्छे से टेस्ट करूंगा मैं, देखता हूँ कितना सॉफ्ट है ये, कैसे ये दर्द में मेरे नीचे मॉर्निंग करेगा और इसकी पूरी बॉडी को मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। ये बोल के वो वीजिंग को खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है और वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी बोलता है, वैन चाओ देख लेना तुम, तुम्हारा मैं क्या हल करता हूँ। वैन चाओ कुछ भी नहीं सुनता और जियांग चेंग को भी कुछ गार्ड्स ने पकड़ लिया था और वो वीजिंग को खींचते हुए एक रूम के अंदर लेकर आता है और वीजिंग को नीचे फेंक देता है। वीजिंग उसे देखता है। वैन चाओ जाकर बेड पर बैठ जाता है और उसके बाद वो वीजिंग को देखता है और बोलता है, चलो एक काम करो, अच्छे से मुझे पहले वाइन सर्व करो और तुम्हारे उस प्यारे लवर को मेरे जो गार्ड्स हैं वो अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ये सुनने के बाद वैन चाओ की बातें वीजिंग गुस्सा करते हुए देखता हूँ और बोलता, तुम? वैन चाओ बोलता, ना ना, ऐसा कुछ भी मत करना। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो इसका भुगतान तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस प्यारे लवर को भुगतना पड़ेगा। उस वांगजी को उसके 2 टुकड़े कर दूंगा मैं। तो चुपचाप करके पहले मुझे वाइन पिलाओ, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे अपने हाथों से पिलाओगे तो। वीजिंग गुस्सा करता है बट वो फिर अपने मन में बोलता है, नहीं, उसे उसे कुछ करना होगा वांगजी को बचाने के लिए। वांगजी ने कितनी बार उसे बचाया है और इस बार पारी है उसकी कुछ करने की। वीजिंग देखता है वहाँ साइड में ही वाइन का गिलास बॉटल सब रखे हुए थे। इसके बाद जो वांगजी था वो नीचे था और वो लोगों को देख रहा था। वो लोग वांगजी के जख्म पर सॉल्ट लगा रहे थे और वांगजी को दर्द हो रहा था बट ये दर्द उस दर्द से कहीं गुना कम था जो इस वक्त वांगजी को उसके दिल में हो रहा था। वांगजी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वहीं हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वाइन के गिलास में वाइन डालता है और उसके बाद उस गिलास को वैन चाओ के पास लेके आता है। वैन चाओ तुरंत ही वीजिंग को उसके वेस्ट से पकड़ता है और उसके अपनी क्लोज करता है और बोलता है, अपने हाथों से पिलाओ। और ये देख के वीजिंग को गुस्सा आता। वीजिंग तुरंत ही वो गिलास जो है ना वो वैन चाओ के लिप्स के पास लेके आता है और उसे वाइन पिलाने लगता है। और जो वांगजी था वो बस सोच रहा था अभी उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा क्योंकि वो अपने साथ कुछ भी होने दे सकता है बट वांगजी के साथ नहीं। वांगजी अगर ऐसा कुछ हो गया ना उसके साथ तो वीजिंग शायद अपने आप को कभी माफ़ी नहीं कर पाएगा। वीजिंग बस वैन चाओ को ड्रिंक पिला देता है। इसके बाद वैन चाओ बोलता है, क्या बात है, वैसे वीजिंग तुम में बात तो ज़रूर है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, एक गर्ल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। क्योंकि अगर तुम इतने ब्यूटीफुल नहीं होते तो वो माफिया किंग तुम्हारे पीछे पागल नहीं होता। अब मुझे समझ आ रहा है क्यों वो तुम्हारे पीछे इतना पागल है, कि तुम वाकई ही हो ही इतनी खूबसूरत जिस वजह से तो वो तुम्हारे पीछे पागल है। अब देखना तुम मेरी हो सिर्फ, तुम्हें मैं अपना स्लेव बना के रखूंगा। और ये सुनने के बाद वीजिंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो इस वैन चाओ का मुंह तोड़ दे बट वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता।
वो बस देखता है और उसके बाद तुरंत ही वैन चाओ को और वाइन पिलाने लगता है। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे इसे ड्रंक करना होगा, और वीजिंग यही सोच के तुरंत ही उसे वाइन पिलाता रहता है। वैन चाओ तुरंत ही वीजिंग को अपनी गोद में बैठाता है और वीजिंग को इतना डिस्गस्टिंग फील होता है। वीजिंग उसे देखता है। वैन चाओ वीजिंग के ब्रेस्ट से पकड़कर उसे मतलब प्रेस करता है अपनी बॉडी पर, और वीजिंग को डिस्गस्टिंग लगता है। वो वीजिंग के फेस को टच कर रहा था अपने माउथ से, एंड वीजिंग को इससे गुस्सा आ रहा था। वीजिंग का मन कर रहा था अभी के अभी इसका मुंह तोड़ दे। वीजिंग को फाइटिंग बहुत अच्छी आती है, बट यहाँ पे वीजिंग कुछ नहीं कर सकता था। वैन चाओ तुरंत ही वीजिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और वीजिंग वैन चाओ के नेक में हाथ डाल लेता है जैसे कि वो गिर ना जाए। वैन चाओ वीजिंग को तुरंत ही जो बेड था उसके ऊपर गिरा देता है, और वीजिंग देखता है वैन चाओ को। वीजिंग को आज डरना नहीं था, वीजिंग को बचाना था सबको, और बस वो देखते जा रहा था। वैन चाओ तुरंत ही वीजिंग के ऊपर आता है, वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके बाद बेड पर पिन करता है और बोलता है लिटिल बॉय मज़ा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। और ये बोल के वो वीजिंग के नेक पर उसे छोटे छोटे किस करने लगता है। इससे वीजिंग को इतना गुस्सा आता है कि वो अगर अभी ये वैन चाओ उसके सामने मतलब सीधा होता ना, यानी कि वांगजी ना होता, तो वैन सच में उसे मार डालता। बट फिलहाल वीजिंग के पास ऑप्शन नहीं था, उसे ये सहना पड़ रहा था। वैन चाओ धीरे धीरे वीजिंग की शर्ट को ओपन करने लगता है और उसकी शर्ट को निकाल देता है। वीजिंग की वाइट स्किन को देखता है, उसके चेस्ट को देखता है, और उसके बाद अपने हाथों को वीजिंग की चेस्ट पे फिराने लगता है, और वीजिंग को उससे डिस्गस्टिंग फील होता है। वीजिंग फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। वो वीजिंग की चेस्ट पर लिप्स को रखता है और प्रेस करता है, और वीजिंग को इससे इतना गुस्सा आता है, इतना डिस्गस्टिंग फील होता है। वीजिंग को आज समझ आ रहा था कि वो वांगजी के लिए क्या फील करता है, क्योंकि वांगजी जब उसे टच करता है तो उसे इस तरह का फील नहीं होता। भले ही वांगजी उसे फोर्स करता है कभी कभी, बट वो टच और ये टच दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क है। और वीजिंग को समझ आ रहा था कि कितना फ़र्क है दोनों में। वांगजी जो है ना वो वीजिंग को भले ही गुस्से में टच करता है, बट उस गुस्से में भी एक प्यार होता है, लस्ट नहीं होती। और वीजिंग को लस्ट और प्यार में अंतर समझ आ रहा था। वैन चाओ वीजिंग के लिप्स को देखता है और उसके बाद उसे किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, तभी एक बुलेट आकर सीधा वैन चाओ के शोल्डर में लगती है, और वो गन मतलब जो बुलेट थी वो सीधा जो वीजिंग था उसके पास जो पिलो था वहां पे निकल जाती है आर पार, और वीजिंग शॉक। वैन चाओ दर्द में चिल्लाता है, और जो गेट था वो टूट चुका था। गेट के ओपन होते ही वो गन चली एंड सीधा बुलेट लगी वैन चाओ को शोल्डर पे। वैन चाओ इतना दर्द में चिल्लाता है कि वो साइड में गिर जाता है, एंड वीजिंग देखता है वो कांप रहा था वैन चाओ के इन टच की वजह से। एंड वीजिंग देखता है सामने जो वैन चाओ था वो वीजिंग के ऊपर ही गिर गया था। वीजिंग उसे साइड करता है और सामने की ओर देखता है, गेट के पास वांगजी खड़ा हुआ था। वीजिंग तुरंत ही वांगजी को देखता है और बस रोता है और बोलता है वांगजी। वांगजी वीजिंग को देखता है और वीजिंग वांगजी को देखता है, वांगजी की बॉडी पे कितनी बुरी तरह से चोटें लगी हुई थी। वांगजी बोलता है वीजिंग जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वीजिंग बोलता हाँ हाँ। वीजिंग तुरंत ही उठता है, अपनी शर्ट के बटन को ठीक करता है, वो वांगजी को पकड़ता है, और वांगजी जो है ना गिरने वाला था, तुरंत ही वीजिंग पकड़ लेता है, और वीजिंग बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आई। वांगजी बोलता है शट अप, अभी मैं यहाँ पे क्यों आया, किस लिए आया, ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो मेरे साथ। वांगजी के हाथ में गन थी। वांगजी तुरंत ही एक अपने पॉकेट से गन निकालता है और वो बोलता है ये लो, अपनी रक्षा करना। वीजिंग बोलता हाँ, एंड भाई चारों तरफ गन फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, चारों तरफ गन चल रही थी। हम देखते हैं लायन सेचन को, लायन सेचन यांग चैंग को तुरंत ही वहाँ से बाहर लेके आते हैं और बोलते चैंग तुम जाओ यहाँ से। यांग चैंग बोलता मैं कैसे जाऊँ जब मेरा भाई यहाँ पे है। लायन सेचन बोलते हैं वो उसे कुछ नहीं होगा, वांगजी गया है, बट तुम जाओ, तुम हर्ट हो सकते हो। यांग चैंग बोलता नहीं नहीं, मुझे मुझे मेरे भाई को। हम दूसरी ओर वांगजी को देखते हैं। वांगजी वीजिंग को जहाँ से लेके आ रहा था वहीं पर बहुत सारे गार्ड्स आ गए थे वैन चाओ के, और वो वैन चाओ को भी जो है ना वो रूम से बाहर निकाल लाए थे। वैन चाओ के हाथों में गन थी, उसके भी बॉडी से खून निकल रहा था। वो देखता और बोलता लैन वांगजी आज तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वांगजी जो है ना वो वीजिंग को किसी भी तरह से वहाँ से जो बैक डोर था वहाँ से लेके आता है, एंड ये फॉरेस्ट एरिया था, पास में ही झरना था, पहाड़ी थी। वांगजी वीजिंग को बोलता है वीजिंग चलो। वीजिंग बोलता है तो तुम चलने के लायक नहीं हो। वांगजी बोलता है तुम चुप करो, मैं बच जाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। और वीजिंग बोलता नहीं, एंड वीजिंग तुरंत ही वांगजी को उसके कमर से पकड़ता है। वांगजी को दर्द होता है क्योंकि वहाँ पर जख्म था। वीजिंग बोलता सॉरी, एंड वहाँ पर सॉल्ट लगाया गया था जिससे वांगजी को और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था।
वीजिंग तुरंत ही वांग जी को पकड़ता है आराम से और उसके मतलब हाथों को अपने शोल्डर पर रखवाता है और वीजिंग को जो है ना वो चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वीजिंग को भी ऐसा नहीं था वेंचाओ ने मारा नहीं था, वीजिंग को भी वेंचाओ ने मारा था, बट इतना नहीं जितना वीजिंग वांग जी का हाल देख रहा था। वीजिंग बस वांग जी को धीरे धीरे करके वहाँ से लेके जाता है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर लेके जाता है और अंदर फाइटिंग चल रही थी वांग जी के और वेंचाओ के गार्ड्स के बीच में, और लैंस सिचन जो थे ना वो भी आ रहे थे और वो भी लड़ रहे थे। बट गार्ड्स उन्हें बोलते हैं कि सर आप जाइए यहाँ से, ये गार्ड्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेंचाओ के गार्ड्स जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही थे, क्योंकि वांग जी को और लैंस सिचन को पता नहीं था कि यहाँ पे कितने गार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए। और वो बहुत सारे लोग थे जो वांग जी और लैंस सिचन के खिलाफ थे, उनके गार्ड्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे वहाँ पे, इसीलिए गार्ड्स लैंस सिचन को वहाँ से पकड़ के ले जाने लगते हैं, क्योंकि बॉस को कुछ नहीं होना चाहिए। और उधर जो गार्ड्स थे वो लड़ रहे थे। हम वांग जी और वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग वांग जी को पकड़ते हुए लेके जा रहा था और वीजिंग के हाथों में गन थी। कुछ लोग वीजिंग और वांग जी का पीछा करते हुए आ रहे थे। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को बोलता है रुको, एक काम करो, तुम यहाँ बैठो। वीजिंग वांग जी को पेड़ के पीछे बिठाता है और इसके बाद बोलता है तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। वीजिंग अपने हाथ में गन देखता है और बोलता है आज तक तुम मुझे बचाए हो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं करता हूँ। वीजिंग गन को लेता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जो गार्ड्स उन्हीं की ओर आगे बढ़ रहे थे, वीजिंग सीधा उन लोगों पे फायरिंग कर देता है और उसके बाद वो लोग वहीं पे मर जाते हैं। वीजिंग भागते हुए वापस से वांग जी के पास आता है, वांग जी को पकड़ता है और उसके बाद उसे उठाता है और उसे लेके जाना शुरू करता है। वांग जी की बॉडी में सच में बहुत ज़्यादा शॉट लगा हुआ था, जिससे उसे दर्द हो रहा था। वांग जी दर्द में कुछ मतलब आवाज़ें निकाल रहा था बहुत ज़्यादा। वीजिंग वांग जी की बॉडी पे देख रहा था किस तरह से शॉट लगा हुआ है। वीजिंग बोलता मुझे क्लीन करना होगा। वीजिंग वांग जी को लेकर चल रहा था, पीछे से गार्ड्स आ रहे थे और जो घर था वो ब्लास्ट हो गया था और वीजिंग ये देखता और बोलता हाँ ये क्या हुआ। बट वीजिंग बोलता नहीं, मुझे मुझे बचाना होगा, मैं जानता हूँ सिचन का लैंस सिचन पल पक्का जियांग जेंग को बचा लेंगे, बट मुझे इस वक्त वांग जी का ध्यान रखना होगा। वीजिंग कैसे भी करके वांग जी को लेके आता है और उसके बाद वो बस उसे लेके चलता रहता है। वीजिंग काफ़ी दूर आ जाता है वहाँ से और वो देखता है तो पास में रिवर थी। वीजिंग पत्थर रिवर, हाँ। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को पत्थरों के पास लेके आता है और बिठाता है उसे, और ऊपर से जो पानी था वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। वीजिंग बोलता पानी तो बहुत ठंडा है कि क्या करूँ। वीजिंग अपने कपड़ों को देखता है और उसके बाद वो तुरंत ही अपने पॉकेट से हैंकी निकालता है और उसके बाद उसे पानी में डिप करता है और उसके बाद वो वांग जी के जो जख्म थे उनके ऊपर से वो सॉल्ट हटाने लगता है पानी के जरिए और वांग जी दर्द में चिल्लाता है। वीजिंग बोलता सॉरी सॉरी, माफ़ कर देना। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था एंड थोड़ी ही देर के अंदर जो वांग जी था वो बस बेहोश हो जाता है। वीजिंग बता मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ जंगल का एरिया था और बारिश हुई, ताज़ा बारिश हुई थी, जिस वजह से और भी ठंड बढ़ रही थी और वांग जी की बॉडी कांप रही थी। और वीजिंग देखता है वांग जी की बैक साइड एरिया की ओर, वहाँ से कुछ ज़्यादा ही ब्लड निकल रहा था और ये देख के वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी। वीजिंग तुरंत ही जो वांग जी की शर्ट थी उसे साइड करता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वांग जी को बुलेट लगी हुई थी और ये देख के तो वीजिंग डर जाता है। वीजिंग बोलता तुम्हें गोली लगी है। वीजिंग सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वीजिंग के हाथ कांप रहे थे। वांग जी को ऐसे देखकर वीजिंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वीजिंग वांग जी को देखता है जो कि बेहोश हो गया था दर्द के मारे। वीजिंग बोलता मुझे मुझे कैसे भी करके इसे निकालना होगा कि क्या करूँ मैं। वीजिंग बस वांग जी को वहाँ से जो है पकड़ता है और उसके बाद इधर उधर देखता है और बोलता है मुझे यहाँ से इसे लेके जाना होगा। वीजिंग के लिए बहुत मुश्किल था वांग जी के वेट को उठाना, बट वीजिंग इतना नाजुक नहीं था। वीजिंग आराम से जो वांग जी था उसे उठाता है और उसे चलना शुरू करता है। वांग जी को वो लेके काफ़ी दूर आ जाता है। इसके बाद देखता है तो वीजिंग रिवर के साइड में चल रहा था, क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए वीजिंग रिवर के साइड में चलता जा रहा था। वांग जी को एक जगह आकर वो रोक देता है। वीजिंग देखता है पास में ही एक वाटरफॉल है। वीजिंग बोलता वाटरफॉल, ये झरना, मैं क्या करूँ। एक काम करता हूँ, वांग जी को वहीं पे बैठा कर वीजिंग आगे की ओर जाता है। वीजिंग झरना देखता है तो उसके पीछे उसे एक नज़र आता है, जैसे कि वहाँ पर खाली जगह हो, मतलब पत्थर थे, पानी बह रहा था उनके ऊपर से। वीजिंग बोलता है क्या यहाँ नीचे जगह हो सकती है। वीजिंग थोड़ा आगे आता है और इसके बाद वो देखता है तो हाँ, पीछे एक होल था बहुत बड़ा गुफा टाइप का और उसके ऊपर से पानी गिर रहा था। वीजिंग बोलता है ये जगह सही है और तभी वीजिंग को आवाज़ें आती हैं कुछ लोगों की
वीजिंग वांग जी के लिए इतना डर जाता है कि वीजिंग भागते हुए आता है और देखता है वांग जी होश में आ रहा था। और अब वीजिंग ने वांग जी के जो थोड़े थोड़े जख्म थे उन्हें साफ कर दिया था। वीजिंग तुरंत ही वांग जी के पास आता है, वांग जी को उठाता है अपने शोल्डर पर और उसके बाद वो वांग जी को लेके आना शुरू करता है उस झरने के पास। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को झरने के पास लेके आता है और उसे बैठाता है वहाँ पे। गुफा अंदर से एकदम ठंडी थी क्योंकि पास में वाटरफॉल था, बट लोगों से बचने के लिए ये बेस्ट जगह थी। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को वहाँ बैठाता है और उसके बाद बोलता था तुम यहीं रुको। एंड पास में ही पानी था, नीचे भरा हुआ था और साइडों में पत्थर थे जहाँ पर काफ़ी जगह थी, आराम से वहाँ पर सोया जा सकता था। वीजिंग वांग जी को बैठाता है और उसके बाद वो अपनी हैंकी निकालता है और पानी में डिप करता है और वांग जी की बॉडी पर से जो थे लगे हुए निशान चोटों के वो सब निकालता है और इसके बाद साफ करता है। सोल्ट हट गया था बट दर्द अभी भी था। वीजिंग वांग जी के जख्मों को साफ कर देता है और बोलता है मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट वीजिंग ज़्यादा घबराता नहीं है क्योंकि वीजिंग एक सीक्रेट एजेंट था, जिस वजह से उन सब चीज़ों की वीजिंग को आदत थी। और वीजिंग देखता है और बोलता है मुझे कैसे भी करके अब यहाँ पे आग जलानी होगी। वीजिंग जो है ना वो बोलता है वांग जी मैं भी आता हूँ। वीजिंग बोलता है कहाँ जा रहे हो, मत जाओ। वीजिंग बोलता नहीं मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी बट मैं जाना होगा, अगर मैं नहीं गया तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला पाऊंगा। वीजिंग बोलता है तुम यहीं पे रुको, मैं जा रहा हूँ। वीजिंग वापस से बाहर निकलता है गुफा से और वो जो जंगल था फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे आता है और वहाँ पे कुछ ढूंढने लगता है लकड़ियाँ टाइप की। वीजिंग कुछ लकड़ी लेता है और इसके बाद कुछ पत्थर थे उन्हें निकालता है और बोलता है इनसे आग जलाना क्या सही होगा। वीजिंग तुरंत ही उन सभी चीज़ों को लेके आता है और इसके बाद तुरंत ही वो वहाँ पे बैठ जाता है और लकड़ियों को रखता है और आग जलाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे ठंड और भी ज़्यादा बढ़ रही थी बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी ओर से हम लैंस सेजन को देखते हैं। वैन चाओ को लैंस सेजन ने पकड़ लिया था और दूसरी ओर जो उसके गार्ड्स थे उन्हें भी पकड़ लिया था और जो घर था वो ब्लास्ट हो गया था। लैंस सेजन अपने गार्ड्स को बोलते हैं वांग जी और वींग का पता चला, तो गार्ड्स से बोलते हैं नहीं सर हमें पता नहीं चला, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए हैं। शायद उन्हें एक गार्ड ने भागते हुए देखा था, वो अपना जो वांग जी का गार्ड था वो गया था पीछे, बट उसके बाद उन गार्ड्स ने उसे मार दिया। दूसरे गार्ड ने हमें बताया था उन्होंने बॉस का पीछा किया बट ये पता चला कि वो जंगल की ओर गए हैं। ये सुनने के बाद लैंस सेजन बोलते व्हाट, नहीं मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे गोली भी लगी है। हाँ ठीक है। तुरंत ही लैंस सेजन अपना फ़ोन निकालते हैं और कॉल करते हैं और बोलते हैं चॉपर से पूरे जो जंगल है उसे सर्च करो। लैंस सेजन बोलते हैं मुझे अभी के अभी 3 चॉपर चाहिए। इसके बाद वो देखते हैं और बोलते हैं लैंस सेजन जो है ना जियांग जेंग को बोलते हैं जियांग जेंग तुम घर जाओ। जियांग जेंग बोलता नहीं मैं नहीं जाने वाला, मेरा भाई इतनी मुसीबत में है और मैं उसे छोड़ के घर चला जाऊँ, बिल्कुल नहीं। लैंस सेजन बोलते हैं जेंग। जियांग जेंग बोलता नहीं नहीं प्लीज़ मेरा भाई, मैं उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। लैंस सेजन बोलते हैं ओके ठीक है। इसके बाद तुरंत ही वहाँ पे लैंस सेजन चॉपर को बुलवाते हैं और चॉपर वहाँ पे जो है ना लैंड होता है। तुरंत ही लैंस सेजन जियांग चैंग चॉपर में बैठते हैं और उसके बाद वो पूरा सर्चिंग एरिया शुरू करते हैं। पूरे फॉरेस्ट एरिया को सर्च किया जा रहा था। लैंस सेजन तुरंत ही अपने गार्ड्स वगैरह कॉल करके पूरे फॉरेस्ट में फैला देते हैं और वैन चाओ को तो भाई बुरी तरह से हर्ट करके ले जाया गया था वांग जी के उसे टॉर्चर रूम में, क्योंकि अब वैन चाओ जिंदा नहीं बचने वाला था। और साथ ही वैन रोहान को भी पकड़ा गया था क्योंकि मास्टरमाइंड तो यही है ना। इसके बाद उनका क्या हाल होगा ये तो वो दोनों भी नहीं जानते हैं। पूरे फॉरेस्ट एरिया को सर्च किया जा रहा था, गार्ड्स चारों तरफ घूम रहे थे और जो लैंस सेजन थे वो जो रिवर साइड एरिया था वहाँ पर ढूंढ रहे थे। वो बोलते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ लाइटें हो रही थी, चॉपर से लाइटिंग को मारा जा रहा था नीचे और बस घूम रहे थे। तभी जो गार्ड्स थे वो रिवर साइड एरिया के ढूंढ रहे थे, उन्हें वहाँ पर ब्लड मिलता है और जो ब्लड था उसके स्टेन लगे हुए थे चारों मतलब कुछ पत्थरों पर। ये देखे वो गार्ड जो है ना तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है लैंस सेजन को। जैसे पता चलता है लैंस सेजन तुरंत ही खुद भी आते हैं नीचे और उसके बाद वो अपने गार्ड्स के साथ रिवर साइड एरिया की ओर ही ढूंढना शुरू करते हैं। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग काफ़ी ट्राई कर चुका था बट उन पत्थरों से तो आग नहीं जल रही थी। वीजिंग बोलता है ये बकवास है, मुझे इसे बाहर लेके जाना होगा। अगर मैं इसे बाहर नहीं लेके गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि अगर बाहर ले जाके मतलब किसी लोगों को नहीं ढूंढा गया तो वांग जी के अंदर ब्लड का जो जहर है वो फैल रहा है। वीजिंग बोलता है ये सब झूठ है, इन पत्थरों से कोई आग नहीं जलती। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को पकड़ता है और उसके बाद उठाता है और बाहर ले जाने की कोशिश करता है। वीजिंग वांग जी को झरने से बाहर लेकर आता है और वहाँ पर पत्थर जो ना बहुत ही स्लिपरी थे और वीजिंग वांग जी को लेकर चल रहा था। बट वीजिंग इससे पहले कि वांग जी को सेफली ले जा पाता, वीजिंग का पैर स्लिप होता है एंड वांग जी और वीजिंग नीचे गिरते हैं। तुरंत ही जो वांग जी था वो फ्लिप करता है और वो आगे मतलब नीचे आ जाता है और वांग जी का सर
पूरा का पूरा जो पत्थर था उससे टकराता है और वांग जी के सर में चोट लगती है और वांग जी वहीं पे बेहोश और वी जिंग साइड में पानी में गिर जाता है। वी जिंग को ऐसा लगा जैसे पूरी बॉडी फ्रीज हो गई हो। वी जिंग उठने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है और वी जिंग को तभी कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। जियांग चैंग चिल्ला रहा था, वी जिंग एंड लैन सिटन भी। वी जिंग उनकी आवाज़ों को सुनता है और बोलता है, चैंग, शिजन काका। वी जिंग जो है ना वो कैसे भी करके उठता है और वांग जी को देखता है। वांग जी के सर पे चोट लगी थी क्योंकि वांग जी पत्थर पर गिर गया था, जिस वजह से उसके सर से खून निकल रहा था। वी जिंग कैसे भी करके वांग जी के पास आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वी जिंग ज़्यादा चिल्ला भी नहीं पाता और वो वांग जी के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 3 दिन के बाद का सीन। 3 दिन के बाद स्लोली स्लोली करके वी जिंग की आइज़ ओपन होती हैं। वी जिंग जैसे ही आइज़ ओपन करता है उसे सीलिंग दिखाई देती है। वी जिंग को अच्छे से कुछ याद वो कर नहीं पा रहा था। वी जिंग सीलिंग को देखता है और बोलता है, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, क्या क्या हो रहा है ये सब। वी जिंग आइज़ ओपन करता है, उसके बाद वो चारों तरफ देखता है और उसे रिमेंबर होता है कि ये तो हॉस्पिटल रूम है। वी जिंग देखता है और वो उठने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी में उसे दर्द होता है। वी जिंग देखता बता, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। वी जिंग चारों तरफ देखने के बाद, हॉस्पिटल, मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ। वीइंग रिमेंबर करता है और जैसे ही वीइंग याद करता है वो बोलता है, हाँ वांग जी। वीइंग तुरंत ही उठने की कोशिश करता है, जो स्लाइन लगी हुई थी वीइंग तुरंत ही उसे हटा देता है और उसके बाद वो बेड से नीचे उतरने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उतरता है उसके दर्द होता है इतना भयानक। वीइंग फिर से नीचे गिर जाता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है मुझे। वीइंग फ्लोर पर गिरा हुआ था एंड वो डोर को देख रहा था। तभी हम देखते हैं जो नर्स थी वो तुरंत ही रूम के अंदर एंटर करती है वीइंग का चेकअप करने के लिए। वो बोलती है, हाँ सर। एंड वो तुरंत ही आती है और बोलती है, सर सर क्या हुआ आपको। वीइंग बोलता है, हाँ जी कहाँ पे, छोड़ो मुझे मुझे जाने दो। बट वो नर्स जो थी ना वो वीइंग को पकड़ती है और बोलती है, सर आप ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। और वो नर्स वीइंग को रोकने की कोशिश करती है बट वीइंग तो जैसे कि मानो पागल हो गया हो। उसे वांग जी को देखना था, वांग जी गिर गया था, उसको गोली भी लगी हुई थी, चोट भी थी। वीइंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे वांग जी को लेके बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी। कुछ देर के बाद जो है ना वो वीइंग को वापस से स्ट्रक्चर पर लिटा दिया जाता है क्योंकि वीइंग दर्द की वजह से बेहोश हो गया था। हम देखते हैं दूसरी ओर लांस सिजन जो एक रूम में बैठे हुए थे, तुरंत ही उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि वो होश में आ चुके हैं दूसरे पेशेंट। और तुरंत ही लांस सिजन वहाँ से जियांग चेंग के साथ जो है ना वो आते हैं और उसके बाद वहाँ पे जाया जाता है। वीइंग फिर से बेहोश हो गया था और यान ली वहीं पर थी एंड वो वीइंग को देख रही थी। यान ली वहाँ पर खड़ी हुई थी, तभी जियांग चेंग आता बोलते, चीजें वीइंग वीइंग होश में आ गया। यान ली बोलती, हाँ वो होश में तो आ गया, फिर वो फिर से बेहोश हो गया। मैं कुछ देर के लिए बाहर गई थी थोड़ी हवा खाने के लिए, बट जैसे ही मैं वापस आई तो मुझे पता चला वो होश में आया और दोबारा बेहोश हो गया क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। यान ली बोलती है, चेंग। जियांग चेंग बोलता है, फाइनली इसे तो होश में आ गया। लांस एजेंट बोलते हैं, कैसा है वो, डॉक्टर से। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है, वो फ़िलहाल के लिए ठीक हैं पर थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। हमें उन्हें बेहोश करना पड़ा क्योंकि वो उठने की कोशिश करते थे, यहाँ से बाहर जा रहे थे। वांग जी वो ये नाम ले रहे थे। लांस एजेंट समझ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद जो जियांग चैंग था वो बोलता है, सजन तुम ठीक हो। सजन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहीं पे रहो, इसका ख्याल रखो, मैं आता हूँ। ये सुनकर लांस एजेंट वहाँ से बाहर आ जाते हैं और जियांग चैंग वहीं पे रहता है। जियांग चैंग बोलता है, जी। यान ली बोलती है, आशियन ठीक हो रहा है पर हम क्या करें वांग जी, वो उसका। जियांग चैंग बोलता है, जी सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ से 1 घंटे बाद का सीन। यान ली वीइंग के पास ही बैठी हुई थी और जियांग चैंग वो कुछ खाने के लिए बाहर गया था लाने के लिए। वीइंग फिर से अपनी आइज़ ओपन करता है, जैसे वो आइज़ ओपन करता है यान ली जो उसके पास ही बैठी हुई थी वो ये देखती है और बोलती है, आशियन आशियन तुम ठीक हो। वीइंग बोलता है, शिजे मैं ठीक हूँ। वांग जी वो कहाँ पे है। यान ली बोलती है, वो ठीक है वीइंग, वो ठीक है, चिंता मत करो तुम, ओके। तुम आराम से रहो, अभी अभी तुम्हारी स्लाइन लगी हुई है, ओके। वीजिंग बोलता, हाँ मैं ठीक हूँ। वीजिंग के सर पे भी चोट लग गई थी और वीजिंग की पूरी बॉडी जो है ना वो दर्द कर रही थी। वीजिंग बोलता है, शिजे वो सच में ठीक है ना, मुझे मुझे उसे देखना है। तो वो बोलते, नहीं वीजिंग अभी तुम नहीं देख सकते हो, तुम थोड़ी देर बाद में देख लेना, ओके। वीजिंग बोलता है, बट यान ली बोलते, चुप करो तुम। तभी डॉक्टर आते हैं, वीजिंग को चेक करते हैं और बोलते हैं, ये फिट एंड फाइन है, आप चिंता मत करिए, ओके। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता।
इसके बाद जो यानली थी वो वीजिंग को बोलती चलो कुछ खा लो। तभी जियांग चैंग भी आता है वीजिंग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर, और वो बोलता है वीजिंग। वीजिंग देखता है, बोलता है जियांग चैंग, जियांग चैंग तुम ठीक तो हो ना? जियांग चैंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ। जियांग चैंग बहुत ही बुरी तरह से वीजिंग को गले लगाता है और रोने लगता है। वीजिंग बोलता है चैंग मारा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। जियांग चैंग बोलता है चुप करो तुम, अगर तुमने दोबारा ये कहा कि तुम ये सब मरने की बातें की ना तो देख लेना मैं तुम्हें मारूंगा। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और बस स्माइल करता है, एक टूटी हुई सी स्माइल। इसके बाद वो बोलते हैं चलो तुम आराम करो। जो डॉक्टर थे वो बोलते हैं कि पेशेंट प्लीज़ आप आराम करिए, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी आपकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। वीजिंग बोलता है हाँ बट मुझे वांग जी से मिलना था। जियांग चेंग ये सुनने के बाद यानली को देखता है और उसके बाद वो बोलता है कि हाँ तुम मिल सकते हो बट अभी नहीं, बाद में, ठीक है? पहले तुम ठीक हो जाओ, अभी वांग जी ठीक है। वीजिंग बोलता है नहीं आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? यान ली बोलते नहीं आशियान, हम क्या छुपाएंगे तुमसे, ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है बट फिलहाल वो बेहोश है। ओके, तुम्हारी तरह उसे भी होश नहीं आया, तो इसीलिए चुप करो तुम। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और उसके बाद बस वो वहीं पे रहता है। वीजिंग को मेडिसिन वगैरह दे दी जाती है जिस वजह से वीजिंग फिर से बेहोश हो जाता है और वो सो जाता है। मेडिसिन की असर की वजह से हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। जियांग चैंग बाहर आता है और वो सीधा जाता है जहाँ पर वांग जी को रखा गया था उस रूम में। लायन से चंद देखते हैं और बोलते हैं आशियन वीजिंग कैसा है? जियांग चैंग बोलता है वो ठीक है वांग जी। लायन से चंद बोलते हैं वो अभी भी वैसा ही है, उसे मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पर वापस लेकर आया था। तुम जानते हो ना मेरे भाई को, मेरा भाई कैसा है, वो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मानता है। और क्या होगा जब विहिंग को पता चलेगा? ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है हम भी नहीं जानते हैं क्या होगा और क्या नहीं, पर हमें कैसे भी करके इन दोनों को संभालना होगा। अगर हमने नहीं संभाला तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। विहिंग बार बार वांगजी से मिलने की कोशिश करना चाहता है, मतलब वो वांगजी के पास आना चाहता है, वांगजी को देखना चाहता है। हम क्या करें, हम ज़्यादा टाइम उसे रोक भी नहीं पाएंगे। लैन सेजन बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तुम बताओ। वांगजी कोमा में है, अगर उसे पता चला तो वो संभाल नहीं पाएगा और डॉक्टर ने कहा है कि दोनों को कोई स्ट्रेस नहीं देना है। वांगजी पता नहीं कब तक होश में आएगा। एंड हम देखते हैं वी यिंग को जो वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो बोलता है कि क्या कहा आपने, वांगजी वांगजी कोमा में है। एंड ये सुनने के बाद जियांग चैंग एंड लान सेजन दोनों पलट कर देखते हैं और वहाँ पर वियिंग खड़ा हुआ था। वो बोलते हैं वियिंग तो तुम। वियिंग बोलता है अभी आपने क्या कहा? वांगजी को कोमा में है कि क्या मतलब है आप लोगों का? हाँ। लान सेजन बोलते हैं वियिंग वियिंग देखो तुम यहाँ पे क्यों आ गए? वियिंग बोलता नहीं मुझे बताओ वांगजी कहाँ पे है, वांगजी कहाँ पर है? सचिन का प्लीज़ मुझे बताइए कहाँ पर है वो? आपने कहा वो कोमा में है, वो कोमा में कैसे जा सकता है? जो लान सचिन थी वो बोलती वी प्लीज़ संभालो। वी जिंग को दर्द होने लगता है, उसके बोल सकते हैं सर में, पूरी बॉडी में। जियांग चैंग तुरंत ही होल्ड करता है और बोलता है वी जिंग तुम अपने रूम में जाओ। वी जिंग बोलता नहीं मुझे भांगची से मिलना है, प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं नहीं जाने वाला, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ। एंड ये सुनने के बाद जो जियांग चैंग था वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूँगा बट प्लीज़ प्लीज़ तुम संभालो अपने आप को। वी जिंग बोलता हाँ नहीं मुझे बताओ, तो वो बोलता चलो मेरे साथ चलो। इसके तुरंत ही बाद वो वीजिंग को पकड़ते हैं और एक रूम में लाया जाता है। वीजिंग उस रूम के अंदर आता है और उसके बाद वो सीधा बेड पर देखता है, वहाँ पर वांगजी लेटा हुआ था, चारों तरफ मशीन लगी हुई थी और एक डॉक्टर उन्हें चेक कर रहा था। वीजिंग तुरंत ही आता है और बोलता वांगजी वांगजी तुम्हें क्या हुआ? हाँ क्या हुआ तुम्हें? जो लांस सेचन थे वो बोलते हैं वीजिंग प्लीज़ संभालो अपने आप को, वो कोमा में चला गया है, गिरने की वजह से उसके सर में चोट लगी और उसके बाद वो कोमा में चला गया। 3 दिन से, जब से तुम आए हो तब से वो कोमा में है। डॉक्टर ने कहा कि ये मिनी कोमा है, वो कभी भी बाहर आ सकते हैं और कभी शायद न भी आए। बीजिंग बोलते हैं क्या मतलब है आपका कभी नहीं आएगा? तो वो बोलते हैं पता नहीं, पर अब हम क्या कर सकते हैं, हमने बहुत वेट किया, सब कुछ करके देख लिया बट वो होश में नहीं आ रहा। बीजिंग वंगजी के पास बैठ जाता है और रोने लगता है, बोलता है सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, वहाँ से भाग कर बहुत बड़ी गलती कर दी। लायन सेजन बोलते हैं बीजिंग चिंता मत करो, प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो तुम्हें अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, तुम जान नहीं सकते हो तुम। वीजिंग बोलता है क्या? लायन सेजन बोलते हैं वीजिंग, वो तभी जियांग चेंग हाथ पकड़ लेता है और बोलता है नहीं। लायन सेजन जो है ना वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसके बाद जियांग चेंग जो है ना वो बोलता है वीजिंग अब देख लिया ना तुमने, डॉक्टर देखते हैं और बोलते हैं देखिए अभी ये टेम्पररी कोमा में है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। वीजिंग वांगजी को देख के उसे बुरा लग रहा था। वीजिंग को याद आ रहा था कैसे वो चला गया था। अगर वीजिंग उस रूम से बाहर नहीं आता, वो वहाँ से जाने की कोशिश नहीं करता, तो आज वांगजी के साथ कुछ नहीं होता, वो आज ठीक होता। वांगजी का ये हाल उसी की वजह से है, उसी की वजह से है। वीजिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जियांग चैंग बोलता है वीजिंग प्लीज़ रोना बंद करो।
तुम्हारे ऐसे रोने से वो कोमा से बाहर नहीं आएगा। वी यिंग बोलता है मेरी मेरी वजह से उसका ये हाल है। जियांग चेंग बोलता है वी यिंग चुप करो तुम, अब चलो तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। जियांग चेंग वी यिंग को कैसे भी करके रूम से बाहर ले आता है। वी यिंग जिद कर रहा था कि उसे नहीं वांग जी के पास रहना है, बट वांग जी के पास रहना उसके लिए सेफ नहीं था। इसीलिए वांग जी को वहाँ से वी यिंग को ले जाया जाता है। वी यिंग अपने रूम में बैठा हुआ था और उसे अब बहुत बुरा लग रहा था। उसी की वजह से आज वांग जी कोमा में है। वी यिंग को पता भी नहीं है कि कब वो कोमा से बाहर आएगा और कब नहीं। वी यिंग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। इसके बाद वी यिंग को मेडिसिन दी जाती है और वी यिंग सो जाता है। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब वांग जी को पूरे कोमा में रहते हुए 15 दिन हो गए थे। वी यिंग पूरी तरह से ठीक हो गया था और वो अपने घर भी चला गया था। वी यिंग जा नहीं रहा था, बट यहाँ पर रह के वो क्या ही करेगा। और वी यिंग जो है ना, वो अपने कामों को करने में लगा हुआ था। वो वांग जी से डेली आकर मिलता था, उससे बातें करता था, उससे माफ़ी मांगता था, बट वांग जी होश में नहीं आया। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 20 दिन के बाद का सीन। वी यिंग मॉर्निंग को उठता है और उसके बाद वो रेडी होता है। तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। वी यिंग रेडी हो चुका था वांग जी से मिलने के लिए। हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। लायन सेचन उसी के पास थे और वो वांग जी को देखते हैं और बोलते वांग जी मेरे भाई प्लीज़ होश में आ जाओ। ये सब इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। प्लीज़ वांग जी होश में आ जाओ, एक तुम ही तो हो, और कौन है। अंकल अंकल बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं तुम्हारी। लायन सिचन ने अपने अंकल को भी इन्फॉर्म कर दिया था और लायन किरण भी आने वाले थे। वो भी आ चुके थे क्योंकि उन्हें उनकी सेफ्टी की वजह से दूर पहुंचाया गया था, दूर मतलब रखा गया था इन सब चीज़ों से। बट ज़्यादा वो छुपा नहीं पाए और लायन किरण को पता चल चुका था। लायन किरण भी वहाँ पर आ चुके थे। लायन किरण बोलते हैं सिचन चिंता मत करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। लायन सिचन को वो कंफर्ट करते हैं। हम देखते हैं लायन सिचन बोलते हैं अंकल आप जाइए, आप रेस्ट कर लीजिए, आप रात को यहाँ थे। लायन सिचन बोलते हैं तो लायन किरण बोलता है ओके। इसके बाद लायन किरण वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। लायन सिचन जो है ना वो वहीं पे रुकते हैं। लायन सिचन जाते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं और अब उन्हें ऑफिस का काम भी संभालना होगा, तो वो अपने ऑफिस के कामों को कर रहे थे। तभी जो वांगजी था उसका हाथ मूव करता है और जैसे ही लायन सिचन ये देखते हैं वो तुरंत ही आते हैं और बोलते वांगजी वांगजी। वांगजी का हाथ मूव हो रहा था। लायन सिचन तुरंत ही भाग के बाहर जाते हैं और वो डॉक्टर को बुलाते हैं और वो डॉक्टर को अंदर बुलाते हैं। डॉक्टर तुरंत ही आते हैं और वो चेक करने लगते हैं। वांग जी का जो ब्रेन था वो वर्क करने लगा था और बस वांग जी उठने की कोशिश कर रहा था। वो छटपटा रहा था, उसे विजन्स आ रहे थे ब्लरी। वांग जी बस बहुत बुरी तरह से पैनिक कर रहा था। डॉक्टर्स तुरंत ही वांग जी को इंजेक्शन देते हैं जिस वजह से वांग जी बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ ये कोमा से बाहर आ गए हैं, बट इन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। कोमा से जब भी पेशेंट बाहर आता है थोड़ी तकलीफ होती है उन्हें, पर चिंता मत करिए ये बिल्कुल ठीक है और हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके बाद वो वहाँ से बोलते हैं कि अब चिंता मत करिए। लायन सिचन पूरा दिन अपने भाई के पास ही बैठा रहता है और बताया जाता है कि 2-3 घंटे में वांग जी होश में आ जाएगा और ऐसा ही होता है। पूरे 3 घंटे के बाद वांग जी होश में आता है। वांग जी स्लोली स्लोली आइज़ ओपन करके वो देखता है और बोलता है गगा। जो लायन सिचन थे उन्होंने जियांग चैंग को अभी इन्फॉर्म नहीं किया था और जो वीइंग था वो ऑफिस चला गया था क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, तो वीइंग को उसे हैंडल करना था, तो वो ऑफिस गया था। और दूसरी ओर जो लायन सिचन थे वो वहीं पर बैठे हुए थे और वो वांग जी को होश में आता हुआ देखते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम ठीक हो। वो तुरंत ही डॉक्टर को बुला के लेके आते हैं। डॉक्टर आते हैं और वो चेक करते हैं। वांग जी अपनी गगा को देखता है और बोलते हैं गगा मैं हॉस्पिटल में कैसे आया, क्या हो रहा है गगा मुझे। लायन सेजन बोलते वांग जी तुम्हें दर्द हो रहा है कहीं। डॉक्टर पूछते हैं। उसके बाद वांग जी बताता नहीं मुझे मुझे दर्द नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा शोल्डर में दर्द हो रहा है। वो बोलते हाँ आपको बुलेट लगी है जिस वजह से। वांग जी बोलता बुलेट, मुझे बुलेट कैसे लगी। लायन सेजन जो है ना वो देखते हैं और बोलते वांग जी अभी तुम स्ट्रेस मत लो, ठीक है, शांत रहो तुम। वांग जी चुप हो जाता है। इसके तुरंत ही बाद जो लायन सेजन थे वो बस डॉक्टर को बोलते हैं पूरी तरह से वांग जी को चेक किया जाए। डॉक्टर अच्छे से वांग जी को चेक करते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है और इन्हें होश आ चुका है। बहुत अच्छी बात है मिस्टर लायन कि आप जल्दी ही कोमा से बाहर आ गए। वांग जी बोलते कोमा में था। लायन सिचन बोलते हैं हाँ वांग जी तुम कोमा में थे, पूरे 20 दिन हो गए हैं तुम्हें, आज 20 दिन के बाद तुम कोमा से बाहर आए हो। बट मैं खुश हूँ कि चलो तुम बाहर आ गए। तुम्हें देखने के बाद सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अंकल मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। तुरंत ही जो लायन सिचन थे वो इन्फॉर्म कर देते हैं अपने अंकल को। लायन किरण को जैसे ही पता चलता है वांग जी होश में आ गया, वो तो तुरंत बोलते हैं वो आना चाहते हैं और तुरंत ही वो निकल भी जाते हैं यहाँ पर आने के लिए। हम देखते हैं आधे घंटे के बाद का सीन। लायन सिचन वांग जी को खाना खिला रहे थे और तभी वहाँ पर लायन किरण भी आते हैं। वो बोलते हैं वांग जी देखते और बोलता अंकल
तुरंत ही लान किरण वांग जी को हक करते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों एक दिन मेरी जान लेके मानोगे। अब से तुम दोनों में से कोई भी ये काम नहीं करेगा, समझाया ना तुम दोनों को। वांग जी बोलता है, गग कौन सा काम? लायन सिजन बोलते हैं, तुम जानते हो, माफिया वाला। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है, गग ये तो हम उन सब चीज़ों की वजह से कर रहे हैं ना। लायन सिजन बोलते हैं, हाँ। वांग जी बोलता है, जब तक मैं अपने मॉम डैड के कातिलों का पता नहीं लगा लेता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। लायन किरण बोलते हैं, चुप, बहुत हो गया, मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद से तुम दोनों ये माफिया वाला काम नहीं करोगे, वादा करो मुझसे तुम दोनों। वांग जी बोलता, बट लायन सिजन बोलते हैं, अंकल चिंता मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लायन सिजन जो है ना वो वांग जी को देखते हैं और बोलते, वांग जी तुम्हें दर्द हो रहा है कहीं? वांग जी बोलते, नहीं गगा मुझे दर्द नहीं हो रहा। एंड तभी डोर ओपन होता है और वी जिंग और जियांग चिंग दोनों अंदर आते हैं। वी जिंग आता है और बोलता है, वांग जी तुम ठीक हो, तुम होश में आ गए। और ये बोल के तुरंत ही वी जिंग आकर वांग जी को गले लगा लेता है और वांग जी शॉकिंग आय से अपने गगा को देखता है। जियांग चैंग वहीं पे खड़ा हुआ था और वो बोलता है, फाइनली वांग जी होश में आ गया। जो जियांग चैंग था वो लायन सिजन के हाथ को पकड़ लेता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो है ना वो बोलता है, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो तुम, हटो मुझसे। और ये बोलकर तुरंत ही जो वीइंग था वो से वांग जी धक्का देता है और वीइंग गिरने वाला था, बट तभी जो लायन किरण थे वो पकड़ लेते हैं, बोलते, वांग जी बेटा। एंड लायन सिजन ने जो लायन किरण थे उन्हें सब बता दिया था। लायन किरण देखते हैं और बोलते, वांग जी क्या क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है, अंकल कौन है ये, मैं इसे नहीं जानता, और ये मुझे गले क्यों लगा रहा था, क्या हुआ है, कौन है ये? लायन किरण और लायन सिजन जियांग चैंग वीइंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखते हैं और बोलते, वांग जी क्या क्या बोल रहे हो तुम? वांग जी बोलता है, हाँ गगा कौन है ये, और ये मुझे ऐसे हक कैसे कर सकता है? हाँ। वीइंग बोलता है, वांग जी मैं वीइंग। वांग जी बोलता है, वीइंग कौन वीइंग? मैं किसी वीइंग को नहीं जानता हूँ। और जैसे कि मानो ये सुनते ही वीइंग का दिल हजारों टुकड़ों में बट गया हो। जो लायन किरण थे वो बोलते, वांग जी ये क्या बोल रहे हो तुम, तो वीइंग को नहीं जानते हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तभी जो लायन सिजन थे वो बोलते, एक मिनट वांग जी, तुम सच बताओ, क्या तुम वीइंग को नहीं जानते हो? हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लास्ट थिंग क्या याद है? वांग जी बोलता है,